नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। पूर्वोत्तर भारत में जहां 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। 2 राज्यों में उसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरे राज्य में स्थिति अभी उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है, और एक नहीं 2 खबरें आ रही हैं, ये दोनों ही खबरें भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने वाली है। मोदी सरकार के लिए डबल झटका साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से विपक्ष को ताकत मिल सकती है। इस खबर पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए अब इन खबरों के डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं। मेघालय और नागालैंड में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि अभी ये गिनती जारी है। लेकिन त्रिपुरा और नागालैंड में जो है वोटों की गिनती जो जारी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी अच्छी है। मेघालय में अभी उनकी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नहीं है। तो इस तरह से 3 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, और जो सबसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली है, या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाली खबर है, वो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट की आज अलग अलग बेंचों ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला तो चुनाव आयोग के बारे में है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में है। उसके डिटेल्स में मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से ही दूसरी खबर है। पूरे अडानी प्रकरण के जांच के आदेश दिए गए हैं और एक कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इंटरवीन किया है, और जिस तरह से अडानी के सवाल पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके सवाल पर विपक्ष जिस तरह से एग्रेसिव था, और संसद के बजट सत्र में हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने इतने तीखे सवाल किए, लेकिन उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन निश्चित रूप से अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से सारे सवालों के जवाब न केवल विपक्ष को मिलेगा, बल्कि देश को उन सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। मैं उसकी डिटेल्स बताऊं इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग के बारे में फैसला लिया है, क्योंकि ये मामला भी बहुत ही गर्म था और विपक्ष इसको लेकर लगातार एग्रेसिव रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए जब इस बारे में एक सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है, और उस निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अब एक नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वो नई प्रक्रिया क्या होगी उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक ये होता था कि सरकार अपने हिसाब से फैसला करती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर के लिए जो एक प्रक्रिया अपनाई जाती थी, उस प्रक्रिया के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति हो पाएगी। हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग में 3 आयुक्तों की नियुक्ति होती है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, और इन तीनों को मिलकर काम करना होता है और निष्पक्षता से काम हो, इसीलिए 3 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई थी। आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया था। लेकिन नियुक्तियों को लेकर इस तरह का अभी हाल के दिनों में एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था जिसमें कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का एक उनकी उम्र से उनका ताल्लुक है। तो ऐसे लोगों की नियुक्ति हो रही थी जो अपनी उम्र को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पूरा कर लेते थे और आखिरकार वो रिटायर हो जाते थे। तो इस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये जानबूझकर किया गया, और सेशन के बाद कोई भी टीएन सेशन जो बहुत ही अहम रहे चुनाव आयुक्त के तौर पर, उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, चुनाव सुधारों में उनकी बड़ी भूमिका रही, पूरे देश में उनकी चर्चा आज भी होती है। तो इस तरह से आज चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसमें कई पहलू हैं। मैं उसके डिटेल्स में आपको डिटेल्स उसका बताता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में अपने फैसले में कहा है कि इसकी नियुक्ति पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल का एक पैनल होगा, और ये पैनल इसकी नियुक्ति करेगा।
अभी तक होता ये था कि सरकार अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देती थी और इसकी घोषणा कर दी जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक नया उसमें नियुक्ति में एक प्रावधान उन्होंने शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है, ये 5 मेंबर की बेंच ने फैसला किया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद भी शामिल हैं। और 5 बेंच के फैसले का मतलब ये होता है कि अब इस फैसले को पलटने के लिए अब इससे ज़्यादा मेंबर की बेंच होगी, तभी ये फैसला पलट पाएगा। तो 5 मेंबर जो है, अगर इस पर एक सहमति उनकी हुई है कि अब उनकी नियुक्ति में, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इस तरह का एक प्रावधान किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक पैनल बनेगा और ये सिफारिश करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। और तब ये एक तरह से एक इसमें पारदर्शिता का एक नया एंगल जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल करता रहा है। क्योंकि उसका कहना था, विपक्ष का कहना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरह से नियुक्त किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है, विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनता है। तो अब ये जो एक नया ये अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसके बाद मुझे लगता है कि विपक्ष की जो एक बड़ी मांग थी कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, तो अब नियुक्ति में चूँकि उसकी भी भूमिका होगी, विपक्ष की भी भूमिका होगी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका होगी, तो निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति इस पद पर आएगा जिसकी निष्पक्षता को लेकर कुछ बड़े सवाल नहीं खड़े किए जा सकेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। और इसमें चुनाव आयोग ने कुछ जो कहा है, जो कमेंट किए हैं, चूँकि कोई भी फैसला आता है तो उसके साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशन आता है, तो जो ऑब्जर्वेशन है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जस्टिस के.एम. जोसेफ जो इस पूरे 5 मेंबर बेंच के सदस्य थे, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। और यह भी ज़रूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। तो ये एक जो मेंबर हैं के.एम. जोसेफ, तो ये जो उन्होंने कहा है जस्टिस के.एम. जोसेफ, उनका ये मत है। और भी कई, चूँकि 5 मेंबर बेंच है ये, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी टिप्पणी दी है। इसकी डिटेल्स बाद में आएंगे, लेकिन ये चूँकि फैसला ये अभी आया है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता चलूं कि अभी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें सीधा सरकार का हाथ होता है, सरकार अपने हिसाब से करती है, जैसा मैंने पहले बताया। और इसको लेकर अभी तक कोई कानून नहीं रहा है, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं रही है जिसमें विपक्ष की भी भूमिका हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका हो। तो ये अब एक बड़ी बात हो जाएगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका शामिल हो गई है और विपक्ष की भूमिका भी शामिल हो गई है। तो अब जो है, इस कई बार जो ये सूची बनाई जाती थी, इसमें 40 नाम होते थे और सूची के आधार पर 3 नामों का एक पैनल तैयार किया जाता था। उस पैनल पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। अभी तक जो प्रक्रिया थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है मिलकर ये फैसला कर लेते थे और उसके बाद इसको सार्वजनिक कर दिया जाता था कि किनको मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर या चुनाव आयुक्त के तौर पर उनका चयन हो गया है, उनका चुनाव हो गया है। तो ये अब तक प्रक्रिया रही है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को बदल दिया जाएगा। और ये इसीलिए इस फैसले को चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको बड़ा फैसला माना जा रहा है। और ये इसलिए भी झटका माना जा रहा है क्योंकि सरकार पर लंबे समय से ये इस तरह के आरोप रहे हैं कि वो अपने हिसाब से ऐसे लोगों की नियुक्ति कर रहा है जो उनकी मदद करे। क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि चुनाव आयोग विपक्ष की शिकायतों पर मौन धारण कर लेता है। और ऐसे कई अवसर आए हैं जब विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है, तीखा विरोध किया है, लेकिन उसको सुनवाई नहीं हुई है चुनाव आयुक्त की ओर से। तो ये जो फैसला है, इसीलिए माना जा रहा है कि ये सत्ता पक्ष के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। और अब मैं दूसरी खबर की ओर बढ़ता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जो सवाल खड़े किए गए हैं अडानी को लेकर, उसकी जांच कराने के लिए सेबी को कहा है। और इस इन्वेस्टिगेशन में एक तरह से एक ग्रुप बना दिया गया है, कई मेंबर्स की एक कमेटी बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जो इस पूरे मामले का, उस पूरे प्रकरण की जांच करेगी
और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं सेबी को लेकर। इट अपीयर्स दैट सेबी इज सीज्ड ऑफ द एलिगेशंस एंड हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रेफर्ड टू इन्वेस्टिगेशन इन वायलेशन ऑफ द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी को जो जिस तरह की भूमिका निभानी चाहिए थी उसमें वो विफल रहा है, और इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, ऑर्डर किया है कि जो कमेटी बनेगी उसको अगले 2 महीने में उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। यानी इस पूरे मामले की जांच करने के बाद 2 महीने में ये रिपोर्ट आएगी कि इस पूरे मामले की तह में क्या है, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ा, जो सवाल अडवाणी की जो सवाल अडानी की कंपनी पर हैं वो सवाल कितने जायज़ हैं और किस तरह के सवाल हैं ये, और किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं। अडानी की कंपनी को क्या सरकार ने मदद की है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस तरह के दावे किए गए थे कि कंपनी की जो असली हालत है उससे कहीं बढ़ चढ़कर उसको दिखाया गया और उसका एक तरीके से लाभ लगातार लिया गया। तो अब देखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला किया है उसमें 5 मेंबर्स कमेटी बनाई गई है। यहाँ भी एक 5 मेंबर कमेटी की बात है। मैं इसके डिटेल्स में जाऊँ, वैसे ये भी इसमें खबर है, अभी चूँकि ताज़ा खबर है, अडानी ने इस पर रिस्पांस किया है, यानी अडानी का ट्वीट भी आ गया है। गौतम अडानी ने ट्वीट करके बताया है कि द अडानी ग्रुप वेलकम्स द ऑर्डर ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इट विल ब्रिंग फाइनली इन ए टाइम बाउंड मैनर ट्रूथ विल प्रिवेल। यानी उन्होंने भी ये कहा है कि अब जो है सच सामने आएगा। तो अडानी ने भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत किया है और कहा है कि सच सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो कमेटी है इसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जो सिफारिश की है उसमें 5 मेंबर्स नहीं 6 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। और 6 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी में जिनको रखा गया है उनके नाम भी आ गए हैं। रिटायर्ड जज AM सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस JP देवधर, OP भट्ट, MB कामत, नल्लन नीलकेनी और सोमशेखर सुंदर सेन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JP पारदीवाला की बेंच ने ये फैसला किया है। और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, यानी लोगों को पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के इस फैसले के अलावा भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को ये भी कहा है कि स्टॉक्स की जो कीमतों में यानी शेयर की कीमतों में जो हेरफेर की जांच रिपोर्ट को भी उन्होंने मांगा है कि किस तरह से हेरफेर हुआ, इसकी अगर आपने जांच की है तो वो रिपोर्ट पेश की जाए। और 2 महीने के भीतर जो है स्टेटस रिपोर्ट इसको देना पड़ेगा सेबी को भी, जो जांच उन्होंने की है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी, इस तरह का एक कहा है। और ये है पूरा मामला इस वक्त। और ये बहुत ही दिलचस्प है कि जिस सवाल पर विपक्ष लगातार एग्रेसिव था, जिस सवाल को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, उसकी बात आज सुनी गई है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से जो भी याचिका गई उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अहम है। जो देश में बार बार बात होती है कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरह से सरकार नियंत्रण करती जा रही है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिखा दिया कि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। उसने बिल्कुल ईमानदारी के साथ इस तरह के फैसले के करते हुए एकदम से साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के दबाव में नहीं है, सरकार के किसी तरह के दबाव में नहीं है और निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। उसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग में जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसमें एक नई व्यवस्था देकर भी साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग भी अपनी निष्पक्षता के साथ भविष्य में काम कर सकेगा। तो इस तरह की एक बड़ी खबर है। अगर देखा जाए तो आज की तारीख में आज एक बड़ा दिन है लोकतंत्र के लिए भी और विपक्ष के उन सवालों के लिए भी जिनको लेकर वो लगातार एग्रेसिव रहे हैं, संसद से के अंदर से लेकर संसद के बाहर सड़क पर। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।
और इसके अलावा ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति है। 2 राज्यों में उनकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और इससे निश्चित रूप से अब आने वाले समय में एक नए समीकरण के साथ देश आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।